कॉस्ट ऑफ कैपिटल FMC/2। हाँ जी, क्वेश्चंस बोलो, कोई डाउट? 30 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। इलस्ट्रेशन 30 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या कह रहे, कंपनी कमाती है प्रॉफिट 3 लाख रुपए पर एनम आफ्टर मीटिंग इट्स इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ 120 ऑन 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 12% डिबेंचर है, कितने के हैं पता नहीं, लेकिन इस पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना लग रहा है? इससे मैं समझ गया, एट द रेट 12% अगर इंटरेस्ट लग रहा है 1/20, तो डिबेंचर कितने के होंगे? डिबेंचर्स की वैल्यू होगी 1/20 बटा में 12%, कितने के होंगे? 10 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिबेंचर रहे होंगे। 10 लाख के डिबेंचर होंगे तो ही तो 12% 1/20 का क्या लगा होगा? इंटरेस्ट। आगे कहता है टैक्स की रेट कितनी है? 50%। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से टैक्स कम नहीं हुआ है, 3 लाख। कहता है टैक्स 50% है। इक्विटी शेयर कितने हैं? 10-10 रुपए वाले 80,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं बैलेंस शीट में? 12 लाख। कंपनी प्रपोज टू टेक अप एक्सपेंशन स्कीम फॉर विच अ सम ऑफ 4 लाख इज रिक्वायर्ड। कंपनी सोच रही है कि एक नया प्रोजेक्ट है, उसके माइंड में कितने पैसे की जरूरत रहेगी? 4 लाख रुपए की रहेगी। इट इज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर एक्सपेंशन कंपनी विल बी एबल टू अचीव सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट। नया प्रोजेक्ट में भी 4 लाख और लगाने के बाद कहता है कमाई की रेट वही रहेगी जो आज कमा रहे हो। फंड रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन कैन बी रेज ईदर थ्रू डेट एट द रेट 12%। जो और पैसे की जरूरत है या तो कर्जे ले लो 12% पे, या फिर क्या इश्यू कर लो? इक्विटी शेयर। चॉइस आपकी है। फायदा ऐसा है, कर्जे लें या शेयर इशू करें, ये इस बात पे डिपेंड करता है। फायदा वो चीज में है जिसमें असली मालिक इक्विटी को बचे ज्यादा। इक्विटी को ज्यादा बचे वो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है ना। हमारा मेन टारगेट यही है ना कि इक्विटी के लिए बचत क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो, हम यही चाहते हैं ना। देखते हैं क्या इसके लिए। क्या आप मुझे बैलेंस शीट का स्टेटस बता दो, एट प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कितना कितना पैसा लगा हुआ है किस किस का, बैलेंस शीट में बता दो। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं बोलो? 80,000 शेयर हैं, 10 रुपए वाले कितने के? 8 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पैसा पड़ा है? 12 लाख। डिबेंचर कितने के आपके? आपके डिबेंचर्स हैं कितने? 10 लाख। अभी पता लगा। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में लगा हुआ पैसा, इसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर का पैसा और कर्जों का पैसा। शेयर होल्डर फंड 20 लाख का, 10 कर्जों का, तो 30 लाख रुपया बिजनेस में लगा हुआ है। जब आप इनकम टैक्स में पढ़ते थे तो वो 35D सेक्शन में क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% लिमिट बनाया करता था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप उसमें भी पढ़ते हैं, रेशो में। रेशो का चैप्टर भी पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अंदर है। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अपना पैसा, शेयर होल्डर फंड 20, कर्जों का पैसा 10, दोनों का मिलके कितना पैसा लगा हुआ है? 30 लाख लगा रहे हैं अपना, और कर्जों से बिजनेस चल रहा है। कैपिटल ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। बिजनेस में 2 तरह की कैपिटल लगती है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। अब बताओ शेयर होल्डर को कौन सा प्रॉफिट बचता है? शेयर होल्डर के काम कौन सा प्रॉफिट आता है? प्योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला, उसी में से प्रेफरेंस लेते हैं, उसी में से इक्विटी। लेकिन अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यानी दोनों के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है वो देखूं, तो कौन सा अवेलेबल होगा? दोनों के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक फॉर्मेट होता है लीवरेज के चैप्टर में, मैं ये फॉर्मेट आपको बना के भी दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत आपने कॉस्ट अकाउंट में देखा भी होगा। इलस्ट्रेशन 30 क्या सबसे पहले फॉर्मेट में सेल हुआ करती है। सेल में से क्या कम होती है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या जाता है? इसको नाम देते थे हम कंट्रीब्यूशन, देते थे।
इसमें से फिक्स कॉस्ट एफ कम हो जाती है, फिक्स कॉस्ट। ये जो आता है ना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर कम हो जाता है, ये फाइनेंस कॉस्ट, तो ये क्या जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से क्या कम हो जाता है, टैक्स, क्या जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड कम हो जाता है, तो ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर किस लिए आ जाता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। इक्विटी के लिए ये कमाया, ये, इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो क्या देगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं इसको नंबर ऑफ इक्विटी से, तो क्या देगी, अर्निंग पर शेयर। इसे बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कंपनी के असली मालिक, असली स्टेक होल्डर कौन है, इक्विटी। इक्विटी ही कंपनी के रियल ओनर हैं, उनकी स्टेक, उनका बचे ज्यादा तो अच्छी बात है ना, इक्विटी के लिए ज्यादा बचे, इक्विटी के लिए ज्यादा बचना अच्छी बात है। तो कंपनी के रियल स्टेक होल्डर इक्विटी हैं, तो सेल लेस क्या कम करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो क्या देगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर, क्या देगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड कम करेंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। ये पूरे एफएम में माइंड में रखना है, ये फॉर्मेट कई जगह काम आ जाएगा, लीवरेज में भी और इस क्वेश्चन में भी। अर्निंग पर शेयर निकालना रेशो के चैप्टर में भी पढ़ सकता है, ये फॉर्मेट होता है, सेल माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट बिल्डिंग का रेंट वेंट, क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन लेस किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कम किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस का हिस्सा पहले मिलेगा, प्रेफरेंस को दे दो तो बचा हुआ क्या आ गया, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। अब ये अर्निंग पर शेयर 4 पे आ गई, मान लो 4 बांटे कंपनी डीपी रेशो पे डिपेंड है, आधा बांटे पूरा बांटे, वो डिविडेंड पे आउट रेशो कंपनी की मर्जी होती है। फॉर्मेट समझ आया। अब बोलो, यहां ध्यान से देख के बताओ कि शेयर होल्डर के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए तो ये प्रॉफिट अवेलेबल है ना, इसमें से कुछ प्रेफरेंस और कुछ कौन ले जाएंगे, इक्विटी। अगर मैं कहूं तीनों के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है, ये देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अपना पैसा, कर्जों का पैसा, बिजनेस में दोनों का पैसा लगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी डिवेंचर, और शेयर होल्डर फंड यानी 20 लाख 30 लाख, इन दोनों के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है, देखो ये वाला अवेलेबल है ना। कौन सा प्रॉफिट, इंटरेस्ट देने से पहले वाला। तो आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसे बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के चैप्टर में फॉर्मूला देखेंगे आप, वैसे इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। बिजनेस में पूरा पैसा अपना या उनका लगाए तो ये पीबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड से निकलता है। कितना आ रहा है अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यहाँ पे आप बताओ मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड कितने रुपए का है, 30, और हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ो, हमें कह रहा है हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख दे रखे हैं। ये चीज देखो, ये चीज कितनी गिवन है हमें, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना दे रखा है पेपर में, ये देखो पेपर में गिवन है, ये कितना गिवन है, 1,20,000। तो ये ना घटाएं तो प्रॉफिट कितना आएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 4,20। ये चीजें मुझे दे नहीं रखी, मैं और ऊपर जाना नहीं, 4,20। तो आप मुझे बताओ 4,20,000 कमा रहे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना अपना 30, इसका मतलब कितने परसेंट, 14%, 14% कमाई कर लेते हैं हम। 30 लाख अपना और कर्जों का, यानी इन्वेस्टमेंट टोटल बोरोड कैपिटल और ओन कैपिटल कितने रुपए की है, 14 लाख।
देखो ये पीबीआईटी कैसे है पता लगा, इस पे पैसा लगा हुआ है 30 लाख, पता लगा कितनी कमाई हो रही है, 14% हम कमाई कर रहे हैं। अब मुझे क्या कहता है, कंपनी चाहती है 4 लाख रुपया हम और पैसा क्या है बिजनेस में लगा दें, चाहे कर्जे लेके लगा दें 12% ब्याज पे कर्जे, या शेयर इशू कर दें 4 लाख रुपए के। कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, शेयर 10 वाला। आपको सोचना है अर्निंग पर शेयर कितनी आएगी, अगर और पैसा लगाने से कमाई का रेशो वही रहेगा जो पहले है। पहले कितना कमा रहे हैं पैसा लगा के, 14%, 30 लाख लगा है बिजनेस में, 4 और लग जाएगा, 34 लाख पे भी कमाई कितनी रहेगी, उतनी। सपोज यहां पे आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी है, फर्दर इन्वेस्टमेंट कितनी, फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी 4 लाख, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा बढ़ के अपना 30, पहले है 4 और बढ़ के कितना हो जाएगा 34। तो हमारी 34 लाख रुपए पे पीबीआईटी कितना आएगा, 34 लाख का पहले जो आता था वही रेशो रहेगा, कितना आ जाएगा बोलो, 4,76,000। 34 लाख रुपए पे 4,76,000 का आ जाएगा, 4,76,000 34 लाख रुपए पे। अब आप देखो कि अगर आप डेट इश्यू करोगे तो क्या होगा, फर्दर डेट इश्यू एट द रेट 12%, और इक्विटी शेयर इशूड एट द रेट 10 रुपीज। दोनों ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर पूछ रहा है कितना आएगा, चेक करें, चेक करो। पीबीआईटी कितना आ जाएगा इस ऑप्शन में, पीबीआईटी इस ऑप्शन में कितना आएगा 4,76, इधर भी कितना 4,76। इसमें आप पीबीआईटी, इसमें आप इंटरेस्ट कितना कम करेंगे, पहले आपके पास लोन कितने थे, पहले लोन कितने हैं 10 लाख, 10 लाख का तो 12% 1,20 ब्याज लगता ही है, लेकिन इस ऑप्शन में फर्दर लोन लोगे कितने के 4 लाख, उस पे 12% ब्याज और लगेगा। इसमें तो शेयर इशू कर रहे हो तो इसमें तो और लोन ले ही नहीं रहे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया बोलो, 4,76 माइनस 48 माइनस 1,20, 3,08,000। इधर करो 3,56,000, इसमें से कम कर दो टैक्स। टैक्स कितने % लगता है बोलो, 1,54,000। इधर कम करना 1,03,56,000 में से 50% कम कर दो, 178। ओके, तो ये क्या आ गया यहां से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 154। यहां पे कितना आ गया, यहां करना 178 आ गया। चलो फिर आप देखो इसमें से कोई प्रेफरेंस का डिविडेंड है, ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी आ गया, प्रॉफिट इक्विटी के लिए कितने अवेलेबल हैं 154। इस केस में ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें तो कम क्यों हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट लग गया था। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी अर्निंग पर शेयर। कितने शेयर हैं इस ऑप्शन में, तो शेयर 80 हैं क्योंकि अपन ने क्या लिया है कर्जा लिया, और 4 लाख का शेयर तो कितने हैं 80,000। तो अर्निंग पर शेयर कितनी आएगी, इस शेयर में 80,000 शेयर तो पहले थे और इशू कर दिए कितने शेयर, 4 लाख रुपया कहां से रेंज किया आपने, 10 रुपए वाले शेयर इशू किए 4 लाख के लिए, कितने शेयर और इशू कर दिए 40,000 शेयर, कितने हो गए 1,20। इसमें अर्निंग पर शेयर कितने रुपए आया बोलो 1.9, इसमें बोलो 4। आपको अर्निंग पर शेयर निकालना था, निकाल के दिखा दिया। ज़्यादा अच्छा किस में रहा, कर्जे वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, कर्जे में बढ़िया सिचुएशन है कि कर्जे पे ना टैक्स की सेविंग होती है। बात ये है, ये कर्जे का ब्याज 48,000 जरूर लगा पर इसने आपका 50% टैक्स। आप सुनो, ये 48,000 ना होता तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता, सोचो आप, करो कैलकुलेटर से। अगर ये 48,000 ना होता तो ये 4,76 माइनस 1,20 कितना होता, 3,56,000 कितना होता 3,56,000। 3,56,000 का 50% कम करना
178 होता है, ये वाला 178। अभी ये 48 की वजह से 178 की जगह 154 है, कितना कम है, सिर्फ 24,000 घटा है, 24। यानी डिबेंचर इतनी बढ़िया चीज है कि 48,000 रुपये इंटरेस्ट दे के 48 कॉस्ट नहीं पड़ी, कितनी कॉस्ट पड़ी, 24, क्योंकि 50% क्या बच गया हमारा, टैक्स। अगर ये 48,000 है तो इसने अपना टैक्स भी बचाया है, टैक्स बचाया। देखो यहाँ 178 टैक्स लगता है, यहाँ टैक्स कितना लगा, 154, 24,000 का टैक्स बचा है। इसलिए डिबेंचर एक बढ़िया सोर्स है पैसे का, क्योंकि इसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ती है, कम, ड्यू टू टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग होने की वजह से कॉस्ट हमें क्या पड़ती है, कम पड़ती है। समझ आया। अर्निंग पर शेयर पूछ रहा था, दोनों ऑप्शन में क्या आएगी, कंपनी को एडवाइस करो कौन सा ऑप्शन बेटर है। दिख रहा है कौन सा ऑप्शन बेटर है, कर्जे लेने वाला हो गया। समझ आया। हालांकि ये क्वेश्चन रेशो से इन्फ्लुएंस्ड है, थोड़ा रेशो करेंगे तो आप चुटकी बजाते कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, पर चलो मैंने समझा दिया रेशो कि भाई बिजनेस में जो पैसा पहले लगा है वो 30 लाख लगा हुआ है, वो थोड़ा ट्रिकी स्टाइल में दे रखा था। कर्जे कितने बता नहीं रखे थे, ब्याज बता रखा था 12% के हिसाब से, एक 20 है, तो कर्जे कितने के आगे, इसका मतलब 10 लाख। 10 लाख का 12% एक 20 बनता है, कर्जे 10 लाख। कितने परसेंट वाले कर्जे हैं ये, 12% वाला लोन है। इक्विटी 8 लाख के, रिजर्वेंट सरप्लस 12, यानी शेयर होल्डर का 20 लाख, कर्जों का 10, 30 लाख कैपिटल इंप्लॉयड है, जिस पे रेट ऑफ रिटर्न कितनी कमा रहे हो, पीबीआईटी आपने निकाल ली 4, 20, 14%। और पैसा कर्जों से लगाओ चाहे अपना लगाओ, कमाई उतनी रहेगी, कह रहा है उतनी परसेंट रहेगी। 30 की जगह 34 लाख हो जाएगा तो 14% कमाई कितनी होगी, 476, 476। 10%, 12% ब्याज तो पहले लोन चल ही रहा है, और वाले पे 12% और लगेगा, इधर नहीं लगेगा क्योंकि इधर शेयर इशू कर रहे हो। तो रिजल्ट देखा, ज़्यादा फायदा बढ़िया किस में रहा, कर्जों में। ऐसा क्यों होता है अक्सर, क्योंकि कर्जों पे टैक्स की सेविंग होती है। कर्जे लेना बुरी चीज़ नहीं। प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़े तो वो भी नुकसान है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कौन से प्रॉफिट में से दिया जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। वो टैक्स सेविंग नहीं करवाएंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर पे 8% डिविडेंड है और कर्जों पे 10% ब्याज है तो कर्जे बढ़िया है, क्योंकि कर्जों का 10% टैक्स भी तो बचाएगा। मान लो 30% टैक्स हुआ तो वो 7% पड़ेगा, 10 में से 30% टैक्स बच जाएगा। प्रेफरेंस 8% है तो उससे तो कर्जे अच्छे हैं, क्योंकि प्रेफरेंस का डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से दिया जाता है। समझ आया क्या, बोलो कोई डाउट किसी को भी। और बोलो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जो, हाँ वो लगे 35 तक कोई क्वेश्चन में डाउट। एक क्वेश्चन मैंने वो थोड़ा सा चेंज भी करवा दिया था कल, अगर कल कोई एब्सेंट था तो वो देख लेना, एक थोड़े आंसर एडजस्ट करवा दिए थे। 28वें में थोड़ा इनकम्प्लीट था, वो करवा दिया था, और 26 में बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू जब दे रखी है तो केडी केपी उसके बेस पे निकाली गई, किस पे, मार्केट वैल्यू गिवन है पेपर में, उसको यूज करो, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। चलो 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, हटा दूं इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है एक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान। 2 ऑप्शन, ये ना कैपिटल स्ट्रक्चर के अलग अलग तरीके हैं। अभी जो क्वेश्चन किया उसमें भी तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर की स्टोरी थी कि 4 लाख का कर्जा लें कि शेयर इशू करें। बेटर कौन सा है, जिसमें अर्निंग पर शेयर क्या है, ज़्यादा, वो ऑप्शन अच्छा है हमेशा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO क्या है, ओवरऑल कम, वो ऑप्शन हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। पढ़ो,
एक्स लिमिटेड कंसीडर कर रही है फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान, प्लान 1, प्लान 2। प्लान 1 कैपिटल स्ट्रक्चर में 10 रुपए वाले 40,000 शेयर हैं, प्लान 2 में भी 40,000 शेयर हैं। प्लान 1 में डिबेंचर है 2 लाख के जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगता है। प्लान 2 दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, डिबेंचर नहीं बल्कि क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितने परसेंट है वो मिसिंग है। चलो इनडिफरेंस पॉइंट क्या है, 2,40,000। ये इनडिफरेंस पॉइंट सुना है ना, कहीं भी इकोनॉमिक्स में कॉस्ट में इनडिफरेंस पॉइंट आए तो मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों ऑप्शन में रिजल्ट क्या रहता है, सेम होता ना। इतनी क्वांटिटी इधर से खरीदें इधर से खरीदें, कॉस्ट बराबर आएगी। या कॉस्ट उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, सेम। इनडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट कह रहा है 2,40,000 प्रॉफिट होना, तो इधर से भी और इधर से भी क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो आप हमें बताओ, ऐसा है एक बार निकालना, दो नहीं सोल्व, एक का तो कर लोगे आराम से, सो प्लान 1 का तो आराम से कर लोगे। अगर 2,40,000 प्रॉफिट हो, बोलो इनडिफरेंस पॉइंट 2,40,000 पे आ जाएगा। अब ये कौन सा प्रॉफिट है ये बता नहीं रखा, तो एज्यूम कर लो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि टोटल सबके लिए वही अवेलेबल होता है। 2,40,000 में से डिबेंचर का इंटरेस्ट कम करोगे कितने परसेंट, 12%। कितना हो जाएगा वो 2 लाख का 12%, 24,000। कितना प्रॉफिट बच जाएगा, 2,16,000 बच जाएगा। फिर टैक्स कम करोगे उसमें से 30%, 2,16 का 30%, कितना आ गया बचा हुआ प्रॉफिट, 1,51,200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 40,000, 3.78। लेकिन इसका तो आप सोल्व नहीं कर सकते प्लान 2 का, क्यों नहीं कर सकते, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो ठीक है 2,40,000, टैक्स कम कर लो, वहां ब्याज नहीं है डिवेंचर का। 2,40,000 में टैक्स कम कर लोगे 30% क्या बचेगा, लेकिन प्रेफरेंस का डिविडेंड तो नहीं पता। देखो प्लान 1 और प्लान 2, अगर मैं दोनों में अर्निंग पर शेयर निकालूं, वो कह रहा है अर्निंग पर शेयर सेम एट PBIT ऑफ ₹240। इस पे ये इनडिफरेंस पॉइंट है, दोनों में आंसर क्या रहेगा, सेम। अगर PBIT 240 हो, PBIT 240 हो, प्लान 1 में अर्निंग पर शेयर निकालनी हो, तो इंटरेस्ट पता है मेरे को 2 लाख का कितने परसेंट, 12, कितना 24, इसमें तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, कर्ज ही नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 2,16। इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ गया, 2,40, लेस कर दो टैक्स, कितना टैक्स है, 30%, 2,16 का 30% कितना आ गया, 64,800, इसका 30% 72, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, करना 1,51,200, इसमें कितना आ गया, 1,68, इसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड कम कर दो, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है पर पता नहीं कितना, कैसे बताऊं, पता नहीं पता ना, इसमें तो प्रेफरेंस है ही नहीं। तो आप देखो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी आ गए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कितने आ गए इक्विटी के लिए, इसमें तो 1,51,200 आ गए। इसमें मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है, डिविडेंड है, कितना पता नहीं, नंबर ऑफ किससे डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। इसमें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता है मेरे को, अंदर देखो प्लान ए में कितने हैं, 40,000 शेयर हैं, इसमें कितने शेयर हैं, इसमें भी 40,000 शेयर हैं। अर्निंग पर शेयर जो आएगी वो दोनों में क्या आएगी, सेम आएगी। इसमें तो कितनी आ गई बोलो, 700। इधर भी जब ये इनडिफरेंस पॉइंट है तो इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब ही क्या है, इस प्रॉफिट पे दोनों में अर्निंग क्या आएगी, पर शेयर सेम आएगी। तो यहां भी कितने रख दूं, ये यहां भी सेम रख दूं, कितनी 3.78, थोड़े डेसिमल ज्यादा लेना, डेसिमल पॉइंट ज्यादा लेना, 1,51,200 बटा में 40,000, परफेक्ट इतना ही आ रहा है। चलो ये 3.78 आएगा, कब आएगा, जब ये प्रॉफिट कितने होंगे बता दो, करो 40,000 इंटू 3.78, ये कितने होंगे, जब ये 1,51,200 कब आएगा, ये 1,68 है, बोलो कब आएगा,
बैलेंसिंग 16,800, यानी प्रेफरेंस का डिविडेंड निकल गया प्लान बी में। प्लान बी में प्रेफरेंस का डिविडेंड निकाल लिया हमने, कितने रुपए? 16,800। कितनी है प्रेफरेंस कैपिटल हमारी प्लान बी में? प्लान 2 कह दो या प्लान बी कह दो, बात एक है। कितने रुपए है प्रेफरेंस कैपिटल? 2 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेफरेंस डिविडेंड की परसेंटेज बता दो, तो आप कहना 16,800 2 लाख रुपए के शेयर पे दिया गया है, तो कितने परसेंट आ गया? 8.4% आ गया। वो चाहे इस स्टाइल में लिख लो, उसने बराबर करके वैल्यू पुट कर दी, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लगा के मिसिंग चीज़ आ गई। मैंने आपको इस स्टाइल में लिख दिया वर्टिकल कि भाई ये दोनों सेम रहेंगे अगर 2,40,000 प्रॉफिट है। इन डिफरेंस पॉइंट ये बात कह रहा है, कह रहा है ये पॉइंट। बोलोगे डाउट? दोनों सेम रहेंगे कह रहा है, हो जाएगा। सेम रहने के लिए मुझे क्या है, दोनों की जितनी इंफॉर्मेशन पता है लिख लो, जो नहीं पता खाली छोड़ दो। मुझे इसका अर्निंग पर शेयर पता लग गया जब ये इंडिफरेंस पॉइंट है। एज 240 पीबीआईटी क्या था? इज इंडिफरेंस पॉइंट, कि इतना पीबीआईटी होगा तो दोनों में अर्निंग पर शेयर क्या रहेगी? सेम। ये 378 है तो इधर भी क्या रहेगी? 378। आप 378 कैसे आएगी? तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ तक पहुँच गया मैं प्रेफरेंस डिविडेंड तक, और यही आंसर है। चाहे आप इक्वल रख के चल लो, चाहे ऐसे लिख लो। तो आपसे पूछ रहा था कि कैलकुलेट करो रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना होगा, तो अपना निकाल के दे दिया, इतना होगा। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इतना होगा, निकाल के दे दिया हमने। हाँ वो यही कह रहे हैं ना, वो पीबीआईटी है ये नहीं लिखा, मैंने ज्यूम कर दिया। इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान इज 240, यानी इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, अभी आप लीवरेज पढ़ोगे ना उसका ये क्वेश्चन एक्चुअल में वहां देना चाहिए। इंडिफरेंस पॉइंट एट विच पीबीआईटी, इंडिफरेंस कितना पीबीआईटी हो कि दोनों में आंसर क्या रहेगा? सेम। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ही ये है कि पीबीआईटी का एक ऐसा लेवल कि अगर इतने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो तो दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर में अर्निंग पर शेयर क्या रहेगा? सेम। तो वो इंडिफरेंस पॉइंट है। आप इसमें लिख लो, इंडिफरेंस पॉइंट की ब्रैकेट बना के पीबीआईटी लिख लो। वैसे लीवरेज पढ़ोगे ना तो उसके बाद आप समझोगे प्रॉफिट की ही बात करता है। पीबीआईटी लिख लो ब्रैकेट में, इंडिफरेंस पॉइंट ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज पीबीआईटी 2,40,000। और इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब यही होता है कि एट विच अर्निंग पर शेयर विल रिमेन सेम। चलो, तो आप उसके अकॉर्डिंग, बाकी ये लीवरेज पढ़ोगे तो वहां और अच्छे से जान लोगे। किसी को इसमें डाउट? समझ आ गया ये? बोलो। आईसीआई के अकॉर्डिंग एक चैप्टर के कंसेप्ट खत्म हो गए। कुछ क्वेश्चंस आगे लगे आईसीआई वाले भी, लेकिन मैं ना इसमें 2 कंसेप्ट और पढ़ रहा हूं। यहां भी पढ़ूंगा उन कंसेप्ट को, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ूंगा। आईसीआई ने वो कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा है, यहाँ नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको 2 जगह पढ़ूंगा, यहां भी और वहां भी अगले चैप्टर में, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या कि क्वेश्चन नंबर 37 है, पीबीआईटी 2 लाख, टैक्स की रेट 35%। कहता है इस डेटा से आप बताओ, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ दैट शुड बी यूज्ड बाय फर्म इन कैपिटल स्ट्रक्चर टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म से क्या मतलब है? टोटल सब चीजों का जो पैसा लगा हुआ है। एक कंसेप्ट देखना, वैल्यू ऑफ फर्म वी, इसका मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी एस, वैल्यू ऑफ डेट बी, इन 2 चीज़ों से बना है। बिजनेस में लगा हुआ सारा पैसा, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। बिजनेस में डेट तो गिवन ही होंगे, कर्जे कितने कर्जे हैं वो तो गिवन होंगे। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? देखना, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ इक्विटी एस से डिनोट करते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, को केई से डिवाइड कर दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है ना केई। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं रेट ऑफ रिटर्न
ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंपनी के लिए कॉस्ट होती है, लोगों के लिए रिटर्न 10% है, 10% है। तो इक्विटी कैपिटल की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू 10 लाख है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने आएंगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कितने आ जाएंगे, 10 लाख का 10% 1 लाख आ जाएंगे, 10 लाख का 10% 1 लाख आ जाएंगे। या मैं उल्टा कर दूं, लाख रुपए प्रॉफिट है, के कितनी 10% है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% कर दूं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी, 10। इक्विटी की वैल्यू 10 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, तो कितनी इनकम आने की उम्मीद है, 1 लाख। और 1 लाख दे दूं, परसेंटेज दे दूं के तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। और ये चीज कोई मुश्किल नहीं है, अभी बताया था। प्रॉफिट फॉर अवेलेबल फॉर इक्विटी पे कैसे आते हैं आप, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइड माइनस टैक्स, प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस हो तो वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी पे आ जाते हैं, उसको के से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ डेट तो कर्जे है दिए होंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो केओ निकालने का ये फॉर्मूला होता है, क्या, के डी इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म ये होता है ना। अगर सपोज मैं ना इंटरेक्शन डेट और इक्विटी के बीच में कर रहा हूं, मान लो प्रेफरेंस शेयर साइलेंट है, प्रेफरेंस नहीं है, हम स्ट्रक्चर स्टडी करें, कर्जे कम हो या ज़्यादा हो, तो हम दो चीज़ों का आपस में रिलेशन स्टडी करें। कर्जे ज़्यादा होंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगी, नेचुरल है कम, कर्जे कम होंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ज़्यादा। सही कह रहा हूँ, कर्जे ज़्यादा होंगे, डेट क्या होंगे, डेट ज़्यादा होंगे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आएगी, सही है। हाँ, अब देखो, कर्जे ज़्यादा होने से ब्याज क्या लगेगा, ज़्यादा, ब्याज ज़्यादा लगने से प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी क्या आएगा, कम, डिवाइडेड बाय के ही करूंगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आएगा, कम। अगर डेट क्या होंगे, डेट कम होंगे, कर्जे कम होंगे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आएगा, ज़्यादा। क्यों, जब कर्जे कम होंगे तो ब्याज क्या लगेगा, कम, अवेलेबल फॉर इक्विटी प्रॉफिट क्या आएंगे, ज़्यादा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आएगा, ज़्यादा। पर आप ध्यान से देखोगे, कर्जे जितने बढ़ेंगे, कर्जे जितने बढ़ेंगे उतनी वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरनी नहीं, कर्जे बुरे नहीं होते, क्योंकि कर्जे बढ़ने से बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं गिरती, क्योंकि कर्जे बढ़ने से क्या लगता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगने से टैक्स की क्या हो जाती है, सेविंग, तो उतना ज़्यादा बुरा असर नहीं होता वैल्यू ऑफ इक्विटी पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो एक रफ आइडिया देता हूँ, लो, वी वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या है, एस प्लस बी। मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ इक्विटी 10 लाख है, कर्जे 5 लाख है, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है अपनी, 15 लाख। अक्सर क्या होगा, अगर कर्जे आपके 6 लाख बढ़े या कर्जे आपके 2 लाख बढ़े, तो आप देखना ये गिरेगा 2 नहीं, वैल्यू ऑफ इक्विटी 2 नहीं गिरेगा, कम गिरेगा। मान लो ये गिरा 1.5, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, ये 12 हो गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी रहेगी, 3.5। अच्छा असर ही पड़ेगा। कर्जे अच्छी चीज है, क्योंकि कर्जों पे क्या हो जाती है, टैक्स की सेविंग। तो यहां पे डेट बढ़ेंगे, डेट जुड़ देंगे, इक्विटी गिरेगी पर उतनी नहीं गिरेगी, देखना, ये कहना चाहता है, फायदा होगा। ये किस वजह से फायदा, कोई पूछे तो, टैक्स सेविंग, टैक्स शील्ड, सबसे बड़ा फायदा क्या है, टैक्स की सेविंग, टैक्स शील्ड सबसे बड़ा फायदा है। डेट बढ़ेंगे, लेकिन आप उल्टा कर लो, मैं कह रहा हूं कि अगर कर्जे घटे 2 लाख, कर्जे घटने से क्या है, ब्याज घटेगा, ब्याज घटने से प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन आप देखना उतना नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ब्याज कम लगेगा तो टैक्स वाले चोर ले जाएंगे इतना पैसा, तो इनकम टैक्स वाले, तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, मान लो लगभग ऐसा कुछ। तो रिजल्ट क्या रहने वाला है, इससे रिजल्ट रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगी, ये 8 लाख और ये कितना, 660, तो रिजल्ट क्या रहा, 14। अच्छा इफेक्ट नहीं, क्योंकि टैक्स सेविंग सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, समझे ना। वैसे तो सोल्व करके आएगा जो आना है,
पर मैं आइडिया बता रहा हूं ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू टैक्स इफेक्ट। वैल्यू ऑफ फर्म पता लगा क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट तो कर्जे का अमाउंट है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको निकालना है। कैसे? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय क्या? केई। क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। डेट बदलने से वैल्यू ऑफ इक्विटी बदलती है, और क्या? फॉर्मूला देखो, डेट बदलेगा, कर्जा बदलेगा तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी बदलेगा। हाँ, उससे वैल्यू ऑफ इक्विटी बदलेगी, यस। पर ये शॉर्टकट बता रहा हूं, कर्जे 5 लाख बढ़े, वैल्यू ऑफ इक्विटी 5 नहीं गिरेगी, थोड़ी कम गिरेगी टैक्स इफेक्ट के चलते। कर्जे 5 लाख बढ़े, वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरेगी पर कम गिरेगी, 4-3 गिरेगी। तो फायदा है कर्जे लेने से। क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म इंप्रूव होती है ड्यू टू टैक्स इफेक्ट। क्लियर? चलो, वैसे क्यों निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर को साइलेंट रखें, डिबेंचर और इक्विटी के ऑप्शन पे इंटरेक्ट करें, तो डेट अपॉन में टोटल वैल्यू ऑफ फर्म के इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। या ये फॉर्मूला भी तब लगाया जा सकता है जब कोई और कंसेप्ट अवेलेबल ना हो। पीबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म वी इंटू 100 कर लो ना कर लो, ये भी लगाया जा सकता है। देखो पीबीआईटी ये प्रॉफिट कौन सा है? जो दोनों के लिए अवेलेबल है। और ये वैल्यू कौन सी है? वैल्यू फर्म। कर्ज में भी है, इसमें इक्विटी भी है। तो कर्ज और इक्विटी कैपिटल पे दो सारा हो गया। और इन दोनों के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है? टोटल पीबीआईटी। तो पूरा प्रॉफिट अवेलेबल है कर्जों के लिए और इक्विटी के लिए, वो पीबीआईटी है। पीबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100 कर दो तो क्या आ जाएगा? केओ आ जाएगा। बोलो, याद रख लोगे? ये वाला रिलेशन याद रख लोगे? चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? अगर पीबीआईटी 2 लाख टैक्स 35% है, बोलो वैल्यू ऑफ फर्म क्या आएगी? डेट प्लस इक्विटी। ऑप्शन नंबर 1, अगर डेट कितने हैं? 0। केडी कितनी है उसकी? 0। केई कितनी है? 12%। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? पीबीआईटी कितना दे रखा है? 2 लाख। टैक्स कितना है? 35। अगर डेट कितने हैं? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 डेट कितने हैं? 0। इंटरेस्ट की रेट भी क्या है? 0। केई कितनी है? तो आप मुझे बताओ, पीबीआईटी 2 लाख, क्या इंटरेस्ट है कोई इसमें? कर्ज ही 0 है। ये क्या गया? 2 लाख। टैक्स कम करो, टैक्स वाले कितना ले जाएंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 31 आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। और कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, अवेलेबल फॉर इक्विटी आ जाएगा ये, अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक, डिवाइडेड बाय केई कर दोगे। केई कितनी है बोलो? तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया, जिसे किससे डिफाइन करता हूं मैं? एस। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया? 31/12%। वैल्यू ऑफ डेट बोरिंग कितना है? 0। ये 10 83 333। तो मुझे बताओ वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया? वैल्यू ऑफ फर्म वी कितना आ गया? 10 83 333 आ गया। अगर मैं केओ पूछूं, पीबीआईटी अपॉन में वी, पीबीआईटी कितना हमारा? 2 लाख। और वैल्यू ऑफ फर्म कितना हमारा? 10 83 333। कितना आ गया वैल्यू ऑफ फर्म? बोलो, करना कितना? केओ देख लो, फर्स्ट आंसर आ गया 10 83 333। वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के नहीं दिया उसने, मैंने नॉलेज के लिए निकाल दिया। क्लियर? वैल्यू ऑफ फर्म कब ज़्यादा है ये पूछ रहा है तो बता देंगे। ये वाला स्टेप ना करो, चाहे नहीं पूछा उसने क्यों, बस इतना कर दो। एक और ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। क्या? अगर नंबर 2 ऑप्शन, नंबर 2 में क्या कह रहा है? नंबर 2 ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में अगर डेट कितने परसेंट वाले हैं? 10% वाले। 10% वाले डेट कितने के हैं? लाख रुपए के। लाख रुपए के केई कितनी है?
के 12%। देखना इसमें क्या आएगा, पीबीआईटी कितना है 2 लाख, लेस इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन डेट 1 लाख पे ब्याज की रेट कितनी है 10%, कितनी 10,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा 190। इसमें से आप कम कर दोगे टैक्स, कितने परसेंट टैक्स है 35%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी आ जाएगा, प्रेफरेंस तो है ही नहीं, कितना आ जाएगा इक्विटी के लिए प्रॉफिट 123,500। इसको आप केई से डिवाइड कर दो, केई कितनी है, केई 12%। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ गई, जिसको आप डिनोट करते हैं किससे, एस से, कितने रुपए आ गई बोलो 10,29 प्लस वैल्यू ऑफ डेट कितना है बोलो, बोरिंग 1 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई बोलो, वैल्यू ऑफ फर्म जिसे आप वी कहते हैं, वी इज इक्वल टू क्या होता है एस प्लस बी होता है। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई हमारी 11,29,167। देखो अच्छा ही हुआ, इससे वैल्यू ज़्यादा आ गई ना। मैंने आपको क्या कहा था, कर्जे फायदा लगाते हैं, 1 लाख का कर्जा बढ़ा, वैल्यू ऑफ डेट जुड़ गया। फॉर्मूला देखो, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी थी और वैल्यू ऑफ डेट और आ गया। डेट आने से इक्विटी गिरी पर उतनी नहीं गिरी, पहले इक्विटी 10,83 की थी ना, अब कर्जा बढ़ गया लाख रुपए, 10,83 से एक गिर के कितनी रहेगी 10,29, कितनी गिरी लगभग 50-60 हजार रुपये गिरी। और जबकि कर्जा लाख रुपए बढ़ा तो देखा वैल्यू ऑफ फर्म में फायदा हुआ। समझ आया? और आगे रख के देख लेना, 2 लाख 3 लाख, 3 लाख पे भी रख लो 4, बाद में जाके गिरना शुरू हो गया आंसर। जब ये 6 लाख है तो आंसर गिर गया, जानते क्यों? कर्जे बहुत बढ़ते रहे, बहुत बढ़ते रहे, बहुत बढ़ते रहे, तो कई रिस्क बढ़ता गया। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है, रिस्क कैसे बढ़ता है बोलो, कर्जे बढ़ने से डे बाय डे क्या रिस्क बढ़ता है और कई बढ़ती है। लोगों की उम्मीद बढ़ेगी ना। देखो अगर कर्जा 1 लाख है, मान लो डेट 1 लाख, ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, वैसे ही ले रहा हूँ, 5 लाख का कर्जा है, कई मान लो 10%, कर्जा 7 लाख है, कई बढ़ती जाएगी, कर्जा 10 लाख है, कई 15%, कर्जा 20 लाख है, कई 19%, कई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कर्जे बढ़ेंगे लोगों के माइंड में रिस्क परसेप्शन क्या है, बढ़ती चली जाती है। लोग आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे जिसमें कर्जे बहुत ज़्यादा हों, कर्जाई कंपनी हो, कब लगाओगे? जब आपको अच्छी मोटी इनकम आने की उम्मीद हो, वरना खतरा से खाली नहीं है ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना, क्योंकि ऐसी कंपनियां प्रॉफिट पहले किसको देती हैं? कर्जों को ब्याज देती हैं। हम तो देखते ही ना रह जाए कहीं। तो आप ऐसी कंपनी में तो पैसा लगाओगे, रिस्कियर कंपनी है, अगर कमाई की उम्मीद क्या है ज़्यादा, इनकी केई क्या है ज़्यादा। और जैसे जैसे केई बढ़ेगी आप देखो बेस में केई ज़्यादा होने से आंसर छोटा हो जाएगा ना। अब ये 12% है, मान लो यहाँ 15 हो केई, तो आंसर छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जैसे जैसे कर्जे बढ़ते हैं एक लिमिट तक तो अच्छी बात है। मतलब ये समझाना चाहता है बिजनेस की लाइफ में, आपको बहुत अच्छी बात समझा रहा है। कर्जे नहीं हैं आपके पास, जैसे ये कर्जे नहीं थे, कर्जे बढ़े अच्छा हुआ, और बढ़े और अच्छा हुआ, और बढ़े और अच्छा हुआ, और बढ़े नुकसान होने लगा। क्यों? एक लिमिट तक कर्जे बढ़ना अच्छा है, उसके बाद तो कर्जे क्या देते हैं? आपकी वैल्यू को नुकसान देते हैं। क्योंकि आपकी क्या वजह है इसकी, ऐसा क्यों हुआ? कर्जे 3 लाख बढ़े तो देखो आंसर देखो, जब ऊपर से देखो कर्जे 0 थे तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी 10,83। जब कर्जे लाख हो गए तो आंसर में देखो 11,29 होगी। जब कर्जे 2 लाख रुपए हो गए तो 11,23 और थोड़ी सी कम हो गई। और कर्जे 4 लाख हो गए तो थोड़े बड़े। जब कर्जे 5 लाख हो गए या 4 लाख हो गए 11,26। और देखो कर्जे 5 हो गए तो तेजी से गिरी, वैल्यू ऑफ फर्म 10,41 रहेगी। जब कर्जे 6 लाख हो गए तो वैल्यू ऑफ गिर के फर्म कितनी रहेगी 9,18। ये उल्टा क्यों हुआ? कर्जे बढ़ने से एक लिमिट तक तो अच्छा है कर्जे लेना, लेकिन जब कर्जे बहुत ज़्यादा हो जाए तो खतरा बढ़ जाता है। ऐसे बताओ डूबती कौन सी कंपनियां हैं? डूबती इंसॉल्वेंट कौन सी कंपनियां होती हैं? जिन पे कर्जे ज़्यादा होते हैं। तो कर्जे लेना एक लिमिट तक तो अच्छा है। लिमिट तक क्यों अच्छा है? टैक्स सेविंग होती है ब्याज पे, अच्छा है। वैल्यू ऑफ फर्म में डेट बढ़ता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरती है, पर वो उतनी नहीं गिरती
जितना कर्जा बढ़ता है, तो अच्छी बात है। एक लिमिट के बाद कर्जे बढ़ने से क्या होती है, वैल्यू फर्म डाउन। वजह यस, वजह खतरा बढ़ जाता है, रिस्क परसेप्शन बढ़ने से कई की उम्मीद लोगों की बढ़ती है और कई ज़्यादा देनी पड़ती, कई ज़्यादा देनी पड़ेगी, कई ज़्यादा हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या, एस वैल्यू ऑफ इक्विटी कम रह जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ फर्म डाउन। तो एक लिमिट तक। तो सबसे ज़्यादा आंसर वैल्यू ऑफ फर्म कहाँ रहे, देखो आंसर देखो सबसे ज़्यादा कहाँ रहे, 11,35,000 सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है। 11,35 किस पे था, 3 लाख पे था, 3 लाख पे। नील 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, चौथा ऑप्शन, हाँ चौथा ऑप्शन नील वाले पे तो आंसर आ रहा था 10,83 ये रहा, और जब 1 लाख कर्जा था तो आंसर आ गया था 11,29 ये रहा, जब 2 लाख था तो आंसर क्या आएगा 11,23, जब 3 लाख होगा 11,35, यहाँ तक सबसे अच्छा है। इसके बाद तो फिर डाउन होना शुरू हो गया। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ये बार बार करना है आपने, ये मैं तो 2 बार करके छोड़ दिया, और करते रहो। कर्जा 2 लाख होगा तो क्या होगा, फिर कर दो, केई कितनी है, कर्जा 3 लाख होगा, 4 लाख होगा, तो कर करके दिखा दो इसे। वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। वैसे ना पीएटी ही हमेशा क्या होगा इसमें, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। क्यों, जब अपन डेट और इक्विटी का इंटर रिलेशन स्टडी करते हैं तो प्रेफरेंस को क्या कर देते हैं, साइलेंट। ये स्टडी ही ऐसी है, जब क्वेश्चन कर रहा था मैं अभी, आपने पूछा था 30 नंबर, उसमें भी क्या था, कर्जे लें कि इक्विटी शेयर इशू करें, अर्निंग पर शेयर किस में ज़्यादा आएगी। तो ये स्टडी ही मेन किसकी है, इक्विटी और डिवेंचर की, कि डिवेंचर इशू करें या पैसा इक्विटी से अरेंज करें, प्रेफरेंस को साइलेंट करके। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सारे किसके होंगे इसमें, जब प्रेफरेंस तो होएगा ही नहीं, किसके होंगे, इक्विटी के। समझ आया, बोलो कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 38 आप होमवर्क में कर लेंगे। 38 में तो वो KD इंटू ये वाला फॉर्मूला ही लगा रहा है, कौन सी खास बात है। 38 में ये फॉर्मूला लगा रहा है, क्या होता है ये फॉर्मूला आपको पता है, KD इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, K इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, प्रेफरेंस हो तो KP इंटू प्रेफरेंस अपॉन में टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। 38th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 38 में कह रहा है कि आप मोस्ट डिजायरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ। अच्छे वाला कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, हाँ एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें KO या WACC क्या आए, लिस्ट कम आए, वैल्यू ऑफ फर्म क्या आए, हाई। ये तो अच्छी बात है, फर्म की वैल्यू से मतलब मेरा किससे, S+B से, वो क्या है ज्यादा। अर्निंग पर शेयर क्या है, तो नेचुरल है, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगी, यानी कि इक्विटी के लिए ज़्यादा बचेगा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ज़्यादा आएगी तो ही होगा, ये अच्छा है। तो आप इसमें देखना अलग अलग ऑप्शन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स दे रखी है, तो पहले तो आप उसमें क्या है, टैक्स काट लो। KD कितना दे रखा है, 10, इसमें टैक्स काटना बाकी है, काट लो। टैक्स की सेविंग 50%, नीचे टैक्स है तो KD कितना हो जाएगा, 5। ये जो KD दे रखा है ना इस क्वेश्चन में, KD आफ्टर टैक्स एट द रेट 50% काट के बता दो। पहले ऑप्शन में जब डेट कितने हैं, डेट है 0, तो सारा 100% क्या है, इक्विटी। इसमें ये 10% में 50% टैक्स काटोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 5। दूसरा ऑप्शन, जब डेट 10% है तो इक्विटी कितने परसेंट है, मतलब डेट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, कर्जे 10% है कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो इसका मतलब 90% क्या है, इक्विटी। इसमें KD कितना है, 10, 50% टैक्स काट दो तो कितनी कॉस्ट है, 5। आगे चलो, 20% कर्जे हैं तो 80% क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड में, इक्विटी। इसमें 10% है, 50% काट दो, कितना आ जाएगा, 5। और जब कर्जे कितने हैं, कर्जे 30% है तो 70% क्या है, इक्विटी। इसमें 11% है तो 50% काटोगे तो क्या आ जाएगा, 5.5%। फिर कह रहा है जब कर्जे कितने हैं, 40%, तो इक्विटी कितने हैं, 60%। उसमें अपनी कॉस्ट कितनी है, 12%, 12 में 50% काट दो, कितना आ जाएगा, 6। फिर कह रहा है इसके बाद, फिर कहता है जी 50% कर्जे हैं तो 50% क्या है, इक्विटी।
इसमें 13 में 50% काट दें तो कितना आ जाएगा 6.5%, और 60% 40, इसमें कॉस्ट कितनी है 14, 50% काट दें तो क्या आ जाएगा 7%। और केई अपने को सोल्व करके दे रखी है उसने, केई गिवन है, कितनी है केई बताना, केई कितनी 12%, यहाँ कितनी है 12%, यहाँ कितनी है 12.5%, यहाँ कितनी है 13%, यहाँ कितनी 14%, यहाँ 16%। तो और यहाँ गड़बड़ हो गई, अच्छा यहाँ थी शुरुआत, यहाँ थी, यहाँ कितना था 12, अगले वाले में कितना है 12, यहाँ क्या था 12.5, आगे 13 था, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 16 और लास्ट 20। अब एक बात बोलो, अगर मुझे क्यों निकालनी हो, क्यों क्या होता है केडी इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, केई इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू, तो आप मुझे यहाँ पे क्यों निकाल दो ना, क्यों कितनी आ जाएगी करो, यहाँ क्यों कितनी आ जाएगी करो, क्यों केडी कितना है यहाँ, केडी आफ्टर टैक्स 5%, कर्जे कितने हैं 0, इक्विटी केई कितना है 12%, इक्विटी कितना है 100%, यानी 12% ही आ गई क्यों, सही है ना। आगे चलो, इसमें आ जाओ क्यों कितनी आएगी, केडी, केडी कितना है फॉर्मूला लगाओ ना, केडी ये वाला फॉर्मूला लग रहा है बस, केडी कितना है यहाँ पे क्यों निकालना है, केडी यहाँ पे कितना है 5%, कर्जे कितने हैं 10%, यानी 10/100 कर दो, एक ही बात है। अब करो केई, केई कितनी है यहाँ 12%, कितने इक्विटी 90% बटा 100%, 100 में से 90% कर दो, कितना आ गया बोलो 11 पॉइंट, आगे चलो यहाँ करो सॉल्व, क्यों कितना कितना है कर्जे यहाँ पे 5% केडी, डेट कितने परसेंट है 20/100, टोटल जो पैसा लगा हुआ है, इक्विटी कितनी है 12.5%, और इक्विटी का कितना है 80% बटा 100%, कितना आंसर आ गया बोलो, चलते चलो आ जाएंगे सारे आंसर। तो सारे आंसर, पहला 12, दूसरा 11.33, तीसरा 11, चौथा क्या आ जाएगा यहाँ पे 10.71, पांचवा कितना आ जाएगा आंसर से देख रहा हूँ 10.80, अगला कितना आ जाएगा 11.25, लास्ट वाला कितना आ जाएगा ये 12.2। सबसे कम केओ कहाँ आ रही है बोलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम, कर्जा ब्याज खर्चा केओ सबसे कम कहाँ आ रही है बोलो, यहाँ आ रही है। यानी कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, जब 70% क्या हो इक्विटी, 30% क्या हो कर्जे, वहां पे केओ सबसे क्या आ रही है कम आ रही है, दैट ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। समझ आ गया, बोलोगे डाउट 39 छोड़ दो, मैं करूंगा फिर से, ये दोबारा क्वेश्चन शुरू हो गया रिवीजन के लिए, ये सोल्ड है, बस कॉपी पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं, रफली सा कर लो अपनी उस पे कर लो कैलकुलेटर से। इसमें आईसीआई वाले भी आ गए, इसमें राउंड करो। चौथा क्वेश्चन अच्छा है, ये वही है डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करके ट्रायल एंड एरर का, बीच बीच में पैसा चुका रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, इसमें फोर्थ अच्छा है और 13 अच्छा है, फोर्टीन अच्छा है, 14 जैसा कल करवाया था मैंने क्वेश्चन आपको, 4, 14, 13 बाकी सिंपल है कर रखे हैं, बस रिवाइज हो जाएगा चैप्टर आपका, इसको करके कर लोगे। ये कराओ, ये टॉपिक ना ये वाला आपको आईसीआई की बुक में नहीं मिलेगा, जो मैंने 37, 38, 39 रखे हैं यहाँ, ये मिलेगा आपको कैपिटल सेक्शन में, लेकिन इसका लिंक यहाँ से भी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़े बिना कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर नहीं समझ आता, क्योंकि उसकी गेम ही वैल्यू ऑफ फर्म की है, वैल्यू ऑफ फर्म कब ज़्यादा आएगी। समझो ये क्वेश्चन करने का मतलब आपने आधा कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर कर दिया, उसमें यही है कि भैया ये वाला ऑप्शन बढ़िया है, कर्जे लें, इक्विटी शेयर इशू करें, कौन सा ऑप्शन बेटर है, कब अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आएगी, क्या करें, पैसा कहाँ से अरेंज करें कि अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आएगी। तो आज वही तो क्वेश्चन कर लिए हमने, अर्निंग पर शेयर कब ज़्यादा आएगी, इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये सारी बातें आपने पढ़ ली, समझ आया।